फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर का ये जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इस सन से इस सन के बीच मतलब 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या परिवर्तन आए, अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार की रही, क्या क्या बदलाव आए, किस प्रकार की भारत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाया गया, औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। और औद्योगिक विकास जो है जो इसके लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यापार नीतियों को बढ़ाया गया, व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया गया और कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, किस प्रकार से विदेशों से आयात ना हो, हमारे देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन हो, हमें बाहर से वस्तु ना मंगवानी पड़े। तो इस प्रकार से हमने उस टॉपिक में ये देखा था, उसी पर आधारित है कि औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा। तो चलिए देखते हैं। तो औद्योगिक नीतियां, स्वरूप और उद्देश्य। औद्योगिक नीति 1948 से 1956। 1948 की नीति 1948 की नीति और बाद में औद्योगिक नीति संकल्प 1956, ठीक है, के तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है ना। इसको हमने अभी इसके सेकंड या थर्ड टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था। तो शेड्यूल ए सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें भारी उद्योग और रक्षा आदि आते थे। शेड्यूल बी में मिश्रित राज्य और निजी क्षेत्र दोनों इन्वॉल्व हैं और शेड्यूल सी में निजी क्षेत्र पर लाइसेंस आधारित नियंत्रण था कि लाइसेंस मतलब कि जिसके पास होगा वही मतलब पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइसेंस राज्य, ठीक है। तो एक्ट 1951 ने लगभग सभी नए या विस्तारित उद्योगों के लिए केंद्र से लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया, जिससे नियम प्रक्रियाओं की जटिलता बढ़ गई। अब जब ये नियम बना दिया गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी अपना उद्योग है तो वो चालू नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य करने से पहले उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार की। तो ये लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, जिसके कारण जो नियम थे और प्रक्रियाओं को में और जटिलता आ गई। भाई अब लोग और परेशान होने लगे कि भाई हम बिना लाइसेंस के तो कर ही नहीं सकते, तो वो लाइसेंस के पीछे भागने लगे और सरकार से अनुमति लेने के लिए ज्यादा परेशान होने लगे, इसलिए इसमें जटिलता आ गई। सकारात्मक प्रभाव क्या था कि औद्योगिक जीडीपी में वृद्धि। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जीडीपी में वृद्धि, हमारा जीडीपी में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी हमारा देश उतना समृद्धि करेगा, उतने समृद्धिशाली बनेगा। तो इस प्रकार हमारा जो उद्देश्य था कि जीडीपी में वृद्धि हो, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान बढ़कर 13% हो गया, 13%। 1950 से 51 से 24.6% और 1990 और 91 में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो औद्योगिक जीडीपी में वृद्धि हुई वो किस प्रकार से, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय जीडीपी जो था वो 13% था और 1950 से 51 से 24.6% था और 1990 और 91 में इतना हो गया था, कितना 6% वार्षिक वृद्धि दर से हुई। तो सकारात्मक प्रभाव जो था वो जीडीपी में वृद्धि हुई। उसके बाद उद्योगों का विविधीकरण, आत्मनिर्भरता। भारी उद्योग जैसे स्टील, कोयला, इंजीनियरिंग पब्लिक सेक्टर द्वारा विकसित किया गया। उद्योगों का विविधीकरण, विभिन्न प्रकार से उद्योगों को लगाए गए अलग अलग तरीके से। निजी उद्योग में उपभोक्ता वस्तु, कपड़ा। अब निजी उद्योग में, ये तो उद्योगों का विविधीकरण किस प्रकार से हुआ, विभिन्न प्रकार के उद्योग। और निजी उद्योग में उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा पे, जूट है, खाद्य प्रसंस्करण है इत्यादि, इनमें इसका योगदान दिया गया। सब्सिडी, कर्ज सुविधा दी गई और उत्पाद आरक्षण मिला, उत्पादन में आरक्षण दिया गया, छूट दी गई। क्षेत्रीय संतुलन प्रयास, इक्वलाइजेशन नीति 1952 से 93 के तहत खनिज और तटीय क्षेत्रों में सब्सिडी देकर औद्योगिकीकरण का पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया गया। एक ये फ्रेड इक्वलाइजेशन जो नीति बनाई गई, इसके अंतर्गत 1952 से 1993 के तहत खनिज और तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र हैं और जहां खनिज को जिस क्षेत्र से निकाला जाता है, जिस एरिया में, सब्सिडी देकर उन्हें सब्सिडी प्रदान की गई और औद्योगिकीकरण को पूरे देश में फैलाने का, जिससे कि हमारे उद्योगों को और ज्यादा फैलाने का और उसमें विकास करने का और उसका मतलब उसमें नए नए विकास हो और उसमें और नई नई चीजों का उपयोग करके उसको आगे बढ़ाया जा
सके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि खनिज और तटीय क्षेत्रों में सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि औद्योगिकीकरण को पूरे देश में फैलाया जा सके और उसका और ज्यादा विकास हो सके। अभी जो 3 क्षेत्रों का योगदान है, कृषि क्षेत्र का देखिए यहाँ पे 34.9 है, उद्योग क्षेत्र का 24.6 है और सेवा क्षेत्र का 40.5 है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में कितना है 34.9, उद्योग क्षेत्र में, तो ये आपको याद रखना है, और सेवा क्षेत्र में 40.5 था। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्रों का जो योगदान था वो इस प्रकार से था, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। और इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत ही हम अर्थव्यवस्था को जो है अपने पढ़ते हैं। एक कृषि क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र है ना, और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों जो कहलाते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव इसका क्या पड़ा कि लाइसेंस राज की जटिलता। अब हमने अभी सकारात्मक देखा, नकारात्मक हम दे रहे हैं, जो निगेटिव क्या था इसमें कि जटिल लाइसेंस प्रक्रियाओं को छोटे उद्यमों के लिए विकास कठिन। अब लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया, अनुमति लेना सरकार से कंपलसरी हो गया, इसके बिना कोई भी अपना उद्योग स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके कारण क्या हो गया, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया, उद्यमशीलता में कमी आ गई और बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। लोग गलत तरीके से लाइसेंस लेने लगे, उसके पीछे भागने लगे और मतलब कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जो कि उनके उद्योगों को बढ़ाने या फिर उनको उत्पादन करने में कठिनाई होने लगी। गुणवत्ता और नवाचार में कमी, विदेशी प्रतिस्पर्धा की कमी ने, विदेशों से जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें कमी आ गई, जिसके कारण गुणवत्ता सुधार और तकनीकी प्रगति जो है वो बाधित हो गई, वो मतलब कम हो गई, उसमें बाधा आ गई और क्षेत्रीय विकास में असंतुलन आ गया। फ्रेट नीति से तटीय जो क्षेत्रों की भी बात हुई थी, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ये है तटीय क्षेत्र जहाँ, और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में उद्योग अधिक विकसित हुए। अब जो इन क्षेत्रों में तो उद्योग अधिक विकसित हो गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी उद्योगों में जो है वो उद्योग विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें बहुत से नियमों का सामना करना पड़ा और नियम जो थे, लाइसेंस जो था वो इतनी आसानी से नहीं मिलता था। इसके कारण उनकी जो कुछ जो प्रगति हुई वो कम हुई। ठीक है, प्रगति में उनके बाधा उत्पन्न हुई। जबकि पूर्वी खनिज समृद्ध राज्य पिछड़ गए, पीडब्ल्यूओ में दक्षता की कमी, कई सार्वजनिक उपक्रम घाटे की स्थिति में रह गए। कई सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जो घाटे में चले गए। दक्षता मतलब दक्षता में कमी आ गई, दक्ष नहीं थे लोग, उनमें जानकारी नहीं थी इतनी उस चीज के बारे में कि उनको कैसे उत्पादन करना है, तो उस चीज में भी कमी आ गई। और प्रबंधन और उत्पादन के सामने बाधाएं रही, सब्सिडी पर निर्भरता बनी रही और वो सब्सिडी पर ही निर्भर रहे और उनमें प्रबंधन और उत्पादकता में भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो गई। और औद्योगिक नीतियों और उनका प्रभाव। अब 1950 से 90 के बीच भारत में कई नीतियां बनाई गई जो औद्योगिक विकास को दिशा देती हैं। अब 1950 से 90 के बीच में भारत में बहुत सी तो नीतियां ऐसी बनाई गई जो औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देंगी। इसका उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भरता और सार्वजनिकता क्षेत्र का विकास और नियोजित औद्योगिकरण, कि किस प्रकार से आत्मनिर्भरता हो, सार्वजनिकता हो, सभी के लिए क्षेत्र का विकास हो और नियोजित औद्योगिकरण, एक नियोजित ढंग से उद्योगों का विकास हो, औद्योगिकरण किया जाए। औद्योगिकरण जो संकल्प थी, नीति संकल्प थी 1956। ठीक है, औद्योगिकरण नीति संकल्प 1956। इसकी विशेषताएं क्या थी कि उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था, शेड्यूल ए, बी और सी। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जैसे रक्षा, रेलवे, और जो बी था वो सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल थे, और जो सी था वो सिर्फ निजी क्षेत्र की अनुमति रहती थी। इसमें सिर्फ निजी क्षेत्र कार्य करता था, है ना, निजी क्षेत्र ही सारे कार्य करता था। और जो बी था, बी शेड्यूल था, उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते थे। लेकिन जो ए था उसमें सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जैसे रक्षा और रेलवे इनको था। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान मिला, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो था इसको सबसे प्रमुख स्थान मिला। नियोजन और लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत की गई, नियोजन और लाइसेंस प्रणाली की इसी में शुरुआत की गई कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सरकार का ही रोल था ज्यादा, और नियोजन और लाइसेंस प्रणाली अपनाई गई उस टाइम पे। सार्वजनिक क्षेत्र को इसमें सबसे ज्यादा स्थान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश किया गया, सबसे ज्यादा खर्चा किया गया, बीएचएल, सेल आदि का गठन किया गया।
ठीक है। बुनियादी उद्योग, और इसके बुनियादी उद्योग कौन से थे? लोहा इस्पात ऊर्जा के विकास क्षेत्रीय असमानता को कम करने की कोशिश की गई। मतलब इस सेक्टर में जो विकास हो रहा है, क्षेत्रीय असमानता को कम किया गया, लोगों मतलब समानता लाई जा सके, असमानता को कम किया जा सके, सभी क्षेत्रों का विकास अच्छे से हो सके, सभी उद्योगों को का विकास हो सके, बुनियादी उद्योग जो है। लाइसेंस राज नीति, अब ये लाइसेंस राजनीति क्या है कि किसी भी नए उद्योग को शुरू करने या विस्तार करने, उसको बढ़ाने के लिए, या फिर आप कहीं कोई नया उद्योग शुरू कर रहे हैं या उत्पादन बदलने के लिए, मतलब किसी चीज को उत्पादन पहले से हो रहा है लेकिन अभी हम उसको नहीं करके हमें दूसरी चीज का उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमें सरकार से क्या लेना पड़ती थी? परमिशन लेना पड़ती थी, अनुमति लेना पड़ती। बिना सरकार की अनुमति के लिए हम ये नहीं कर सकते थे, ना ही हम नए उद्योग की शुरुआत कर सकते थे, ना ही हम उद्योगों का विस्तार कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, और ना ही उत्पादन बदल सकते थे, तो उसके लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब प्रभाव क्या पड़ा कि निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता सीमित हुई, भ्रष्टाचार और देरी बढ़ी, प्रतिस्पर्धा और नवाचार पर रोक लग गई। अब निजी क्षेत्र की जो स्वतंत्रता हुई वो कैसे हो गई? कम, सीमित हो गई, कम हो गई, भ्रष्टाचार और बढ़ने लगा, और प्रतिस्पर्धा और नवाचार पर भी रोक लग गया, और क्योंकि लोग ज्यादातर सरकार से अनुमति लेने में ही उलझ गए। विदेशी व्यापार नीति, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी नीति। अब विदेशी व्यापार नीति क्या थी? आयात प्रतिस्थापन पर जोर, विदेशी वस्तुओं पर उच्च शुल्क, विदेशी कंपनियों की तक की सीमित पहुंच, ये जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि आयात प्रतिस्थापन पर जोर, मतलब कि जो विदेशों से वस्तुएं मंगाई जा रही हैं उनको कम किया जाए, विदेशी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगा दिया जाए, है ना, ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए ऊंची दर पर, और विदेशी कंपनियों को की सीमित पहुंच, और हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी पहुंच बिल्कुल कम हो जाए, बहुत सीमित हो जाए। प्रभाव, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिली, आत्मनिर्भरता में वृद्धि, नई तकनीकी का धीमी प्रगति। अब इससे क्या हुआ ऐसा करने से कि जो घरेलू उद्योग है हमारे, उनको ज्यादा सुरक्षा मिली, वो ज्यादा बढ़ने लगे, हमारा भारत ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया, ज्यादा वृद्धि हो गई उद्योगों में, तकनीकी की भी धीमी प्रगति, मतलब तकनीकी भी धीमी गति से प्रगति करने लगा। लघु उद्योग का संरक्षण, एसएसआई पॉलिसी नीति, ठीक है, एक ये नीति आई जो छोटे उद्योगों को आरक्षित क्षेत्र, ऋण, सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा देने लगी। और प्रभाव क्या पड़ा कि ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विस्तार, रोजगार में वृद्धि हो गई। अभी हमने यहाँ पे देखा कि लाइसेंस राज था, फिर विदेशी व्यापार नीति आई, लाइसेंस राजनीति आई, फिर लाइसेंस राजनीति के अंतर्गत क्या हुआ, फिर विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत क्या हुआ, विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत हमने देखा कि क्या हुआ, किस प्रकार से टैक्स ज्यादा लगाया गया, फिर लघु उद्योगों का संरक्षण किस प्रकार से किया गया, उनको उनका बचाव किस तरह से किया गया, आरक्षित क्षेत्र, ऋण, उनको ऋण प्रदान करवाया गया, सब्सिडी दी गई उनको, और प्रशिक्षण भी दिया गया, प्रशिक्षण की सुविधा दी गई, जिससे कि जो लघु उद्योग है उनको संरक्षित किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और ग्रामीण, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि ग्रामीण जो गांव और कुटीर उद्योग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विस्तार होने लगा और उसमें रोजगार में वृद्धि होने लगी। लघु और कुटीर उद्योग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सका। निष्कर्ष क्या निकलता है कि 1950 से 90 तक की जो नीतियां थी, नीतियों ने भारत को आधारभूत औद्योगिक ढांचा देने में मदद की। जो 1950 से 90 तक की नीतियां थी, भारत के को आधारभूत औद्योगिक ढांचा देने में इन्होंने मदद की। हालांकि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था, मतलब सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण था, क्या जैसे आपने देखा कि बिना सरकार की अनुमति के बिना कोई भी कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। लाइसेंसिंग, प्रतिस्पर्धा की कमी ने औद्योगिक क्षेत्र की गति और गुणवत्ता को सीमित कर दिया। अब लाइसेंस जो है और प्रतिस्पर्धा की जो थी, उन दोनों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में जो गति हुई और जो उसकी गुणवत्ता है उसको बहुत कम कर दिया, उसको सीमित कर दिया। 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया ताकि इन समस्याओं को हल किया जा सके, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि भाई जो नीतियां बनाई गई तो उनके कारण, जो नीतियां बनाई गई उनके कारण, मतलब जैसे सरकार ने बना दिया कि लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी गई, सब लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, उसके कारण क्या हुआ कि देखिए बहुत तो चीजें अच्छी भी हुई और बहुत निगेटिव भी हुई। तो लोग उसके कारण भ्रष्टाचार भी फैल गया, लोग लाइसेंस के पीछे भागने लगे, पैसे दे के लाइसेंस लेने लगे, मतलब बहुत सी निगेटिव चीजें भी हुई और जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र की जो गति है और जो गुणवत्ता है वो कम हो गई और सरकार का नियंत्रण भी बहुत अधिक था। इस कारण से जो है वो औद्योगिक नीतियों में इतना विकास नहीं हो पाया। अब था एक समय 1990 के बाद आएगा एक 1991 में एक उदारीकरण की दिशा में कदम एक बढ़ाया गया, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन समस्याओं को
उसमें हल किया गया। एक 1991 में एक नई नीति का निर्माण किया गया, नई नीति बनाई गई, जिसके कारण एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया गया और सारी समस्याओं का हल निकाला जा सके, ऐसी नीति का निर्माण किया गया, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 19 इसमें हमने पढ़ा 1990 तक। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था की बात होगी। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि हमारी व्यापार नीति किस प्रकार से, सरकार का कितना हस्तक्षेप था, किस प्रकार से देशों बाहरी देशों का जो इन्वॉल्व है हमारे देश में कम से कम हो, हम वहाँ से कम चीज़ों को बनाएं, हम अपने देश में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम अपने देश के उद्योगों का विकास करें, किस प्रकार से नई नई नीतियाँ अपनाएं और किस प्रकार मतलब हम अपने ही देश में रह के स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, अपने ही देश में वस्तुओं का उत्पादन करें और जो बाहर से वस्तुएं मंगवाते हैं उनका उत्पादन करें, जिससे हमें बाहर से वस्तुओं को ना मंगवाना पड़े। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से 1950 से 1990 के बीच में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन लाए गए, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया, किस प्रकार अर्थव्यवस्था को और ऊंचा स्तर प्रदान किया जाए और ऊंचे स्तर तक ले जाया सके, हमारे देश में लोगों का जीवन, लोगों का रहन सहन जो वो और ऊंचा स्तर हो, किस प्रकार हम गरीबी को दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, लोगों को रोजगार मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा समृद्धिशाली हों, लोग ज्यादा से ज्यादा खुश हों और किस प्रकार लोगों में समानता लाई जाए, लोगों को हर जो संसाधन है हमारे देश में उनका किस प्रकार से समान रूप से वितरण किया जाए और किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाए, योजनाओं में क्या लक्ष्य रखा जाए, किस उद्देश्य से योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस चीज की हमारे देश में जरूरत है ज्यादा, उसका उद्देश्य लिया गया, उसी उद्देश्य के तहत योजनाएं बनाई गई और कार्य किया गया। अभी हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि इन जो भी कमी रह गई है अभी इसमें, जो भी नेगेटिव चीज है उनमें किस प्रकार से 1990 के बाद 1991 में एक नई दिशा में कदम बढ़ाया गया और समस्याओं को हल किया गया। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।